बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक बात साफ होती जा रही है कि यदि बहुत जल्दी में नीतीश कुमार ने नया इतिहास पलटी मारने का नहीं बनाया तो बहुत जल्द खुदा इतिहास बन जाने वाले हैं। जी हां, देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे में नीतीश कुमार को इतिहास बनाने का पूरा प्लान देश के सामने रख दिया है। और जो कहा है उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि अब से 1 महीने बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब तक होता यह था कि बिहार में कोई भी गठबंधन जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे थे। लोग कहते थे कि बिहार में विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं। मगर अभी की कहानी यह है कि इस चुनाव में कोई भी गठबंधन जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर यकीन नहीं होता कि हुजूर विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं या फिर अपनी ही पोल पट्टी खोल रहे हैं। इनकी बातों का एकदम देसी स्टाइल में पोस्टमार्टम करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे राहुल गांधी की। पिछले 12-13 सालों में राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए जितना सिस्टम तैयार किया गया और जितनी मेहनत की गई, पैसा खर्चा किया गया, शायद ही दुनिया के किसी नेता पर उसकी छवि बर्बाद करने के लिए इतना पैसा खर्च हुआ होगा। मगर समझने वाली बात यह है कि 1 दशक बीतते बीतते हाल ये हो गया है कि वही राहुल गांधी भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। आज की तारीख में अगर वो छींकने भी लग जाएं तो पूरी भाजपा टूट पड़ती। यानी जिस नेता को अब तक नॉन सीरियस बताते थे, अब उस नेता की हर हरकत पर बीजेपी वाले एक्स्ट्रा सीरियस हो जाते हैं। राहुल गांधी दलित परिवार से मिलने पहुंचे थे, मगर इस मुलाकात के पहले और मुलाकात के बाद ऐसी चालबाजियां हुई हैं जो शर्म हया की सारी सीमाओं को पार करने वाली। वैसे आज राहुल गांधी असम के गायक कलाकार जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने भी गए थे। वहां पर भी उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। राहुल के इन कार्यों पर भाजपा कैसे छाती पीट रही है उस पर जरा गौर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है ताकि आपका ये चैनल मजबूत होता रहे। 2 ही सेकंड लगता है, अभी कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में दलित परिवार से मुलाकात की। आपको याद होगा, हाल ही में यूपी के रायबरेली में एक दलित हरिओम वाल्मीकि को चोर बताते हुए कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया। मगर यह हत्याकांड एक अलग ही मोड़ पर चला गया जब अपने अंतिम क्षणों में उस दलित ने राहुल गांधी का नाम लिया। ध्यान रहे कि जब मार खाते हुए दलित ने राहुल गांधी का नाम लिया तो पीटने वाले ने कहा कि हम सब बाबा के लोग हैं। अब यूपी में बाबा कौन है ये आप जानते हैं। यानी जो हत्या कर रहे थे, जो हत्यारे थे, वो बाबा के लोग हैं और जो मार खा रहा है वो राहुल गांधी को याद कर रहा है। हम सबको पता है कि व्यक्ति जब असीम संकट में होता है या जीवन के आखिरी क्षणों में होता है तो अपने सबसे घनिष्ठ को याद करता है, परिवारजनों को याद करता है, या फिर जिससे मदद की उम्मीद होती है उसे याद करता है, या फिर अपने ईश्वर को याद करता है। हरिओम वाल्मीकि ने राहुल गांधी को किस कारण याद किया होगा ये तो वही बता सकते थे। मगर इतना तय है कि स्वर्गीय हरिओम वाल्मीकि को न तो यूपी के मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद थी और होगी भी कैसे। जब बाबा के समर्थक की हत्या कर रहे थे तो बचाने की उम्मीद कहां से होगी। हरिओम वाल्मीकि ने न तो देश के प्रधानमंत्री यानी कथित 56 इंची, आज की भाषा में कहें तो 75G को भी याद नहीं किया, गृह मंत्री अमित शाह को भी याद नहीं किया, और वाल्मीकि की हत्या के बाद यूपी के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब ने यह साबित भी कर दिया कि हरिओम ने उन्हें याद नहीं करके अच्छा ही किया। कैसे साबित किया है, कहानी सुन लीजिए। जब यह घटना हुई तो राहुल गांधी विदेश में थे। घटना की कुछ ही घंटों बाद पता चला कि उन्होंने फोन पर पीड़ित परिवार से बात किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही यह भी कहा कि विदेश से वापस आने के बाद आपसे मिलूंगा। और विदेश से वापस आने के बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया। मगर इससे पहले कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते, भाजपाई सत्ता की छाती पर सांप लौटने लगा। खबरें आई कि कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिया कि राहुल गांधी यहाँ राजनीति करने ना आए, और हद तो तब हो गई जब ये वाली वीडियो सामने आई। मृतक हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई शिवम वाल्मीकि, उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ खड़े हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से संतुष्ट हैं, यानी यूपी सरकार से संतुष्ट हैं। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए, उन्होंने हमें नौकरी और मदद की है, हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे यहाँ राहुल गांधी और अन्य किसी पार्टी के नेता ना आए, मैं अपनी सरकार से संतुष्ट हूँ। 29 सेकंड के इस वीडियो में मृतक वाल्मीकि का भाई कई बार ये बात दोहरा रहा है कि मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जिस लहजे में सारी बातें बोल रहा है उससे साफ समझ में आता है कि या तो इन्हें ये लाइनें रटवाई गई हैं या फिर सामने कोई व्यक्ति कागज पर लिखकर खड़ा है, दिखा रहा है और मृतक का भाई उसे पढ़ रहा है। ये वीडियो देखकर ही बात समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ दबाव में किया गया है। लेकिन दबाव को प्रमाणित करने के लिए आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी। ध्यान रखिएगा, जब मृतक का भाई कह रहा है कि राहुल गांधी मेरे यहाँ ना आए, उसके 1 ही घंटे बाद राहुल गांधी इस परिवार से मिलने पहुंचते हैं और मुलाकात की ये तस्वीरें हैं।
माँ किस तरीके से राहुल गांधी के हाथों पर सिर रखकर उनका हाथ पकड़कर रो रही हैं, देखिए। पिता किस तरीके से राहुल गांधी के हाथों में अपना हाथ रखे हुए हैं और किस तरीके से राहुल गांधी उन्हें भरोसा दे रहे हैं। राहुल गांधी किस तरीके से परिवार की महिलाओं को ढांढस बता रहे हैं। ये सारी तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि वो जो मना करने वाली बात थी वो फर्जी थी, दबाव में किया गया था। और कई कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा कि परिवार के लोगों ने हमें बताया है कि जिला प्रशासन के लोग और सत्ताधारी लोगों ने जबरदस्ती वो वीडियो बनवाया जिसमें मृतक का भाई मना कर रहा है कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी जब वापस हो गए मुलाकात के बाद, तो परिवार ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें कांग्रेस के नेता साथ में हैं और एक महिला बोल रही है कि हमारे यहाँ राहुल गांधी जी आए थे, हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे, उनके आने से हमें खुशी मिली है, बहुत खुशी मिली है। यानी 1 घंटे पहले परिवार के लोगों से वीडियो जारी करवाया जाता है कि राहुल गांधी ना आए। 1 घंटे बाद वही परिवार राहुल गांधी से मिलकर अपना दुख बयां करता है, रो रहा है, बिलख रहा है, और फिर उसके कुछ ही देर बाद वही परिवार फिर से वीडियो बनाकर कह रहा है कि उनके आने से, यानी राहुल के आने से हमें खुशी हुई, हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे। अब आप जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। पहले तो एक पीड़ित परिवार, एक दलित परिवार का सदस्य मार दिया जाता है, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अगर उनसे मिलना चाहें तो परिवार पर कथित रूप से दबाव बनाकर वीडियो बनवाया जाता है। वहीं कांग्रेस के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि हड़बड़ी में सरकार ने आउटसोर्सिंग वाली नौकरी के लिए कुछ कागज वगैरह थमा दिया, मगर जब राहुल गांधी ने परिवार से पूछा और उनकी शैक्षणिक योग्यताएं देखी, पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि इन्हें तो परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, बायोडेटा ले लीजिए, आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने परिवार को दिल्ली भी बुलाया है, अपने लोगों से कहा कि इन्हें दिल्ली लेकर आइए। यानी इतनी बड़ी घटना के बाद भी यूपी की सरकार कथित रूप से ठेके वाली नौकरी दे रही है एक दलित परिवार को। वही ठेके वाली नौकरी जिसका कोई भरोसा नहीं, आज है कल लात मार के भरिया देंगे। 15,000 पर साइन करवाते हैं, 8,000 10,000 कभी मिल जाए तो अच्छा है, महीनों महीनों तक कभी कभी तनख्वाह भी नहीं मिलती। ऐसी नौकरी एक पीड़ित परिवार को यूपी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। चर्चा यह भी है कि यह परिवार काफी दहशत में है। परिवार के लोगों का कहना है कि हमें आगे भी सुरक्षा देनी होगी राहुल गांधी जी और कांग्रेसियों, सुन लीजिए, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। अब जरा इनसे मिलिए, यह है भाजपा IT सेल के मुखिया अमित मालवीय। लोग इन्हें झूठ की फैक्ट्री का सरगना भी कहते हैं। राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से मुलाकात की तस्वीर और खबर शेयर करते हुए इन्होंने लिखा कि राहुल गांधी से मिलने से हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने इनकार कर दिया, कहा कि राजनीति करने ना आए। राहुल गांधी का हर रोज का रूटीन है, उठो, मुंह धो, बेइज्जती करवाओ, फिर से सो जाओ, अगले दिन फिर से वही कहानी। अपने दूसरे ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी की फोटो खिंचवाने की राजनीति उनके अपने पहले के निम्न स्तर से भी और निम्न हो गई है। एक बार फिर उन्होंने त्रासदी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों का वो इस्तेमाल करना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी को सिरे से नकार दिया। परिवार ने कह दिया कि किसी भी नेता या राहुल गांधी का स्वागत नहीं है। यानी भाजपा की कथित झूठ की फैक्ट्री के मलिकार का कहना है कि राहुल गांधी वहां फोटो खिंचवाने गए थे, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। अब इस पर हम तगड़ा वाला पोस्टमार्टम करें उससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ये 2 लाइनें सुन लीजिए। इन्होंने लिखा है कि किसी मजलूम को बाहों में भर लेना सियासत है तो सारे रहनुमा ऐसी सियासत क्यों नहीं करते। मूल सवाल यही है। अमित मालवीय को राहुल गांधी का पीड़ित परिवार से मिलना यदि निम्न स्तर की राजनीति लग रही है तो उच्च स्तर की राजनीति क्या है? पीड़ित परिवार को आउटसोर्सिंग का कागज थमा देना, बिहार में जाके नफरत फैलाना। आखिर यही निम्न स्तर की राजनीति भाजपा नेता काहे नहीं कर पाते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री क्यों नहीं चले गए वहां पर? इन लोगों के पास बिहार में जाकर इसी दौरान नफरती बातें करने का टाइम है, समाज में अलगाव पैदा करके वोट लेने की कोशिश करने का टाइम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीड़ित दलित परिवार के साथ खड़े होने का टाइम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जिनके आगे पीछे दर्जनों कैमरे घूमते फिरते हैं, आखिर वो भी इस तरह से पीड़ित परिवार से जाकर क्यों नहीं मिल सकते? पिछले 11 सालों में यदि आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी हो तो बताइए, जहां नफरत के किसी शिकार को प्रधानमंत्री उसके घर जाकर न्याय और मदद का भरोसा दें। हाँ, हुजूर बड़े बड़े सेठों के घरों में शादियों में जरूर चले जाते हैं। सेठ के बेटे की शादी हो, चाहे सेठ का धंधा चमकाना हो, चाहे सेठ के बेटवा का धंधा चमकाना हो, कई दिन तक प्रचार करने जाएंगे, लेकिन गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ, पीड़ितों के यहाँ प्रधानमंत्री नजर नहीं आएंगे। कभी किसी गरीब के यहाँ, किसी कमजोर, किसी पीड़ित के घर पे नजर नहीं आ सकते। सवाल वही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में बिहार गए थे। बिहार में इन्होंने बुर्का वाला राग छेड़ दिया, यानी अपने चिर परिचित अंदाज में थे, नफरती अंदाज में, और जंगल राज की बात कर रहे थे। यानी जिस राज्य में 8 साल से मुख्यमंत्री हैं वहां इतना जंगल राज है कि बाबा का नाम लेकर एक दलित की हत्या हो जाती है, और बिहार में जाकर बिहारियों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। यूपी की राजधानी में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्दांत घटनाएं होती हैं, राज्य भर में होती रहती हैं, मगर हुजूर की भौकालबाजी सुनिए। बिहार में जाकर गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि यूपी की राजधानी में गुंडा टैक्स के चलते लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन यूपी के सीएम कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास दे दिया है। कौन सा विकास दे दिया है? इसका जवाब तो बिहार के लोग ही दे सकते हैं। मगर फिलहाल समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास दूसरे राज्य में जाकर पार्टी का प्रचार करने के लिए टाइम है, घंटों घंटों का समय निकाल लेते हैं, मगर अपने ही राज्य में पीड़ित दलित परिवार के साथ खड़े होने का टाइम नहीं है। और यदि दूसरी कोई पार्टी का नेता पीड़ित परिवार से मिले तो बीजेपी के लोगों को मिर्ची लगने लगती है, वो भी लाल वाली। कहते हैं कि फोटो खिंचवाने गए थे तो भाई आप भी चले जाइए फोटो खिंचवाने, बड़े बड़े धन्ना सेठों के साथ तो फोटो खिंचवा लेते हैं। दलित पीड़ित परिवार
परिवार के साथ भी फोटो खिंचवा लीजिए, किसने रोका है। वैसे भी जो लोग 2 साल तक जलते हुए मणिपुर में जाकर हालचाल नहीं ले पाए, उन लोगों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उधर देश के गृहमंत्री भी 3 दिन के लिए बिहार पहुंच गए, क्योंकि वहां पे चुनाव है ना। लेकिन दिल्ली से बिहार के रास्ते में ही उत्तर प्रदेश भी आता है, वहां हुजूर की जहाज नहीं रुक सकती है, लैंडिंग का पोजीशन है नहीं। क्या 10 मिनट के लिए भी चले जाते हैं तो कुछ घट जाता। लेकिन शायद इन लोगों की नजरों में दलित, कमजोर और गरीब का कोई अर्थ नहीं रह गया है, और रहेगा भी कैसे। अब तक तो कम से कम वोटिंग राइट सुरक्षित था, तो वोट के लालच में ही टपक पड़ते थे। अब जब गरीबों, कमजोर वर्ग का वोटिंग राइट ही कथित रूप से खतरे में आ रहा है, यानी वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केंचुआ कब्जे में रहेगा, तो फिर काहे लौटेंगे। बिहार में जाकर गृहमंत्री ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। कह रहे हैं कि लालू राज में बिहार बीमारू और पिछड़ा राज्य बन गया। अब जरा सोचिए कि 15 साल के लालू राज में बिहार बर्बाद हो गया इनके अनुसार, मगर खुद ये लोग लगभग 20 साल से सत्ता में, उसका कोई हिसाब नहीं है। कह रहे हैं कि बिहार में 50 फीट नीचे पानी है, मेहनत का इंसान भी है, बुद्धिमत्ता भी खूब है। क्या हो गया कि बिहार को लोग पिछड़ा कहने लगे। सवाल यह है कि अगर लोग बिहार को पिछड़ा कहने लगे थे तो हुजूर लगभग 20 साल से एनडीए सत्ता में है, आप लोगों ने बिहार के लिए क्या ऐसा किया कि लोग पिछड़ा न कहें। आज कह रहे हैं कि लालू राबड़ी नए चेहरे के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं, मगर सवाल यह कि चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजधानी पटना में दनादन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अमीर से अमीर व्यापारी मार दिए जाते हैं, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिए जाते हैं। क्या ये किसी जंगल राज से कम है। और क्या होता है जंगल राज, यह है ना। आज कह रहे हैं कि कांग्रेस और लालू के जमाने में आए दिन आतंकी हमले होते थे। सवाल यह है कि उरी से लेकर पहलगाम और पुलवामा, ये सब क्या था हुजूर, आतंकी हमला नहीं था। क्या वो लोग राष्ट्रवादी थे जो हमला कर रहे थे। बिहार में जाकर 370 का राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में आतंकी देश में खून की होली खेलते थे। सवाल यह है कि अभी पहलगाम में जो हमारे 26 लोगों की हत्या की गई, उसमें किस चीज की होली खेली जा रही थी। वो खून नहीं था, क्या रंग था नकली। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है, और यही बात जब नेहा सिंह राठौर ने कह दिया तो उन पर मुकदमा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी, जबकि नेहा ने जो कहा था वो बात 100% साबित हो रही है। भाजपा के नेता आए दिन उसे सही ठहरा रहे हैं, मगर फिर भी मुकदमा हो जाता है, कहीं से राहत नहीं मिलती। बिहार में जाकर माता सीता का मंदिर बनवाने के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, मगर न तो केंचुआ को कुछ नजर आएगा, न देश की अदालतों को। यानी अगर बिहार में मंदिर बनेगा तो वहां भी बड़े बड़े घोटालों के लिए तैयार रहिए बिहारियों। अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, 14 नवंबर के बाद लालू राबड़ी एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस लाइन को याद रख लीजिएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 20 साल के सबसे बड़े बहुमत के साथ हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। बिहार में जाकर अमित शाह ने कहा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, यानी याद दिला रहे हैं कि एक अपराधी के बेटे को टिकट दिया गया, जबकि खुद बीजेपी ने उसी बिहार में अनंत सिंह जैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को एनडीए में उम्मीदवार बनाया है। 28 आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं, और इस तरह के कई नाम हैं। किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात कर लेंगे। सवाल यह है कि क्या अमित शाह एनडीए के उम्मीदवारों को, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को अपराधी नहीं मानते हैं। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है, और चर्चा का विषय यह बन गया है कि क्या अब बिहार में नीतीश कुमार का सूर्य अस्त होने वाला है। बिहार में पहुंचने पर अमित शाह से जब सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो अमित शाह कहते हैं कि चुनाव के बाद इसका फैसला होगा, विधायक दल की बैठक में पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शाह ने कहा कि अभी चुनाव उनके नेतृत्व में हो रहा है, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। यह वही बात है जो अमित शाह कई राज्यों में इससे पहले दोहरा चुके हैं, जहां चुनाव बाद खेला हो जाता है। महाराष्ट्र को ही याद कर लीजिए। वैसे महीनों पहले भी हमने यही बात कहा था कि अब की बार बिहार में नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे होने वाला है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार शिंदे गति को प्राप्त होंगे या फिर उससे भी बुरी गति हो जाएगी। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है। विधायक दल में नीतीश का बहुमत होने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी गठबंधन का सबसे बड़ा दल होगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी का साथ देंगे, नीतीश का नहीं। इसलिए विधायक दल में शक्ति परीक्षण की नीतीश कुमार ने सोची तो वो बुरी तरह हारेंगे। वैसे भी संभावना यही है कि बीजेपी चुनाव आयोग की कृपा से महाराष्ट्र की तरह विशाल जीत हासिल करेगी। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करवाकर उसने इसे सुनिश्चित कर लिया है, बाकी काम सरकारी मशीनरी कर देगी। अब नीतीश कुमार के सामने एक रास्ता है, वो पलटू राम के रूप में कुख्यात है, तो चुनाव नतीजा आने के बाद एक और पलटी मार जाएं और बीजेपी द्वारा कूड़ेदान में फेंके जाने से खुद को बचा लें। लेकिन अब तो नीतीश कुमार शायद ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी पार्टी उनके नियंत्रण में है ही नहीं। जेडीयू अब बीजेपी से संचालित हो रही है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारने की कोशिश भी करेंगे तो उनकी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी के साथ चला जाएगा। शपथ लेने तक विधायक छुट्टे होते हैं, उसी समय बीजेपी एक खेल कर देगी। जो करना है उन्हें अभी करना होगा। बीजेपी को कम से कम पर रोकना होगा, इतने कम पर कि वो उनकी पार्टी को तोड़ने का जोखिम उठाने की स्थिति में न रह जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस मानसिक अवस्था में है क्या कि इतना बड़ा काम मैनेज कर सकें? क्या उनके पास वो राजनीतिक कौशल और शक्ति इस बड़ी चाल को अंजाम देने के लिए बची है? यानी अब हर किसी को इस बात का संदेह है कि बिहार में बीजेपी प्लस केचुआ और सरकारी मशीनरी वही कर सकते हैं जो पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुआ, और यदि वो हुआ तो इतिहास में कौन दर्ज हो जाएगा? नीतीश कुमार। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।